I am going to start your new lesson, part 2, बचपन। और इस बचपन इसकी पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। क्या नाम है? कृष्णा सोबती। तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया था, है ना। ये आपकी बुक का दूसरा लेसन है और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल पहले। ठीक है, क्या होता है शताब्दी का अर्थ? 100 साल पहले। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने कभी अपनी नानी या दादी से कुछ ऐसा सुना है कि वो अपने बचपन की बातें आपको बताती थी कि अरे जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था और हमारे ज़माने में वैसा होता था। इस तरह की कुछ बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो जनरेशन वो जी के आया है उस जनरेशन के बारे में अभी के लोगों को बताया जाए। क्योंकि इस पाठ की जो लेखिका है कृष्णा जी, वो भी इस उम्र के में पहुंच चुकी है कि हो सकता है अब वो आपकी दादी की उम्र की हो या आपके नानी की उम्र की हो। ठीक है, लेकिन उन्हें सभी लोग जीजी कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? जीजी। यहाँ जीजी का अर्थ होता है बड़ी दीदी। ठीक है, तो वो यहाँ अपने बचपन के बारे में बता रही है कि जब वो छोटी सी लड़की थी तो यहाँ वह अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वह छोटी लड़की थी तो उनका बचपन कैसा था। तो उनके बचपन की इस कहानी को सुनते हुए शायद हम ये समझ जाएं कि जिस समय वह छोटी बच्ची थी तो उस समय हमारे आज के टाइम से वह टाइम कितना अलग था। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह बहुत मज़ेदार पाठ है और इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की ऐसी छोटी छोटी बातें बताई हैं जिनको सुनकर ऐसा लगेगा कि हम भी वैसा ही तो हमको लगेगा कि हाँ हम भी तो वैसे ही हैं, हम भी वही सारी चीज़ें करते हैं जो राइटर करते हैं। तो उन्होंने बचपन की इतनी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आपको बहुत मज़ा आ जाए। तो आइए हम उनके बचपन की तरफ चलते हैं। तो उनके इस प्रकार की बचपन की कहानी में सबसे पहले उन्होंने बताया है उनकी ड्रेसेस के बारे में। तो वो यहाँ बता रही हैं कि जब वह छोटी बच्ची थी तो उन्हें रंग बिरंगी कई कलर की फ्रॉक, घेरदार कुर्ते, ये सब पहनने का उनको बहुत शौक था, जो कि किस कलर के होते थे? डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते थे, अलग अलग स्टाइल के होते थे, जैसे आज आपके पास होते हैं। ठीक है, कभी आपका मन ऐसा होगा कि आज हम लॉन्ग ड्रेस पहने, कभी स्कर्ट पहने, कभी हम सूट पहने। तो आप ओकेशन के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं। जैसे किसी पार्टी में जाना है या कहीं जाना है तो आज हम ये कपड़े पहनेंगे, और अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है तो आप अपने जीन्स टी शर्ट पहन के जाते हो, है ना। तो जो राइटर है तो वो ये बता रही है कि जब वह कैसी थी, एक छोटी सी बच्ची थी। ठीक है, तो वह भी कैसे पहनती थी? बचपन में हर तरीके के कपड़े पहनती थी, चाहे फिर वो सुंदर सुंदर फ्रॉक हो या चाहे निक्कर हो, चाहे गोल घेरदार गरारे हो, या फिर लहंगे हो या स्कर्ट हो। तो वो कहती है कि उन्होंने भी अपने बचपन में इस तरह के कपड़ों को उन्होंने पहना है जैसा कि आजकल के बच्चे पहनते हैं। इस तरीके के कपड़े उन्होंने अपने बचपन में ट्राई किए हैं, लेकिन अब वो थोड़ा उम्र दराज है या उम्र में कैसी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए अब वो क्या पहनती हैं? अब वो सिर्फ वो घेरदार कुर्ते या चूड़ीदार पहनना पसंद करती हैं। और अब उन्होंने अपने बचपन की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनने का इतना शौक तो नहीं है। बचपन में उन्होंने बहुत सारे रंगों के कपड़े पहने हैं,
पीले, गुलाबी, लाल, प्याजी, लेकिन अब उनको सिर्फ वाइट कलर के, सफेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े अब वो पहनना पसंद करते हैं। अब इसके बाद लेखिका बताती है अपने शूज के बारे में, अपने जूतों के बारे में और अपने मोजों के बारे में। तो वो कहती है कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में उन्हें अपने मोजे खुद धोने होते थे। मोजों को किसी नौकर या नौकरानी से धुलाना उनके घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो थे वो ये मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो अपने मोजे खुद धो सकते हैं, और इस काम को करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर अपना काम खुद करने की आदत डेवलप होगी। इसीलिए उनके घर में शायद उनके अपने मोजे उन्हें खुद धोने होते थे और वह किसी नौकर से धुलवाना अलाउ नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उनके शूज की। तो ऑब्वियसली जब वो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनती थी तो उनके साथ वह क्या पहनती होंगी, सुंदर सुंदर शूज भी पहनती होंगी, जैसा कि आप लोग पहनते ना आजकल स्पोर्ट्स शूज, डिफरेंट टाइप के शूज, सैंडल्स आती है, और आप अपनी मम्मा से मैचिंग शू के लिए भी आप जिद करते हो। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनको जूते भी खुद से पॉलिश करने होते थे, है ना। अगर आप लोग कभी स्कूल के लिए लेट होते हैं तो आप लोग की मम्मा क्या करती है, आप लोगों की जूते खुद ही पॉलिश कर देती हैं, ठीक है। या नहीं तो कभी कभी आप लोग भी पॉलिश कर लेते होगे, है ना। तो हम अगर लेखिका की बात करें तो राइटर हमको ये बता रही है कि जब छोटी थी तो उनको अपने जूते खुद पॉलिश करती थी, और सभी बच्चों को अपने जूते खुद पॉलिश करने चाहिए, है ना, जैसे कि लेखिका करती थी। सबसे पहले क्या करती थी, वो शूज में पॉलिश करती थी। क्या करती थी लेखिका, शूज में पॉलिश करती थी और बाद में उसे जो क्या करती थी, कपड़ों से रगड़ देती थी। ऐसा करने से क्या होता था, पॉलिश करने से और उसके ऊपर कपड़े से रगड़ने से जूतों में एक चमक आ जाती थी, उनके शूज बहुत सुंदर तरीके से चमकने लगते थे। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि जब वो छोटी थी तो उन्हें क्या करना पड़ता था, हर शनिवार को कैस्टर ऑयल और मीन्स हल्दी का तेल और ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल उनको क्या करना पड़ता था, पीना होता था। अब आप सोचिए, कोई अगर आपसे कहे कि पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट खाओ तो हमें कितनी खुशी होती है ना। मन करता है कि ये सब चीज़ें हम जल्दी से खा लें, और हमने और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बेटा आप कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पी लो, तो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम कहाँ फंस गए। तो यहाँ सेम कंडीशन राइटर के साथ भी थी, क्योंकि कृष्णा जी के घर में भी क्या करना पड़ता था, उनको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पर पीने के लिए कहा जाता था। तो उनका मन उसे देखकर कहता था कि मुझे कैसा लग रहा है, उल्टी आने का मन करता, तो उनको कैसा लगता था, वोमिटिंग होने लगती थी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ना ये हर शनिवार को पीना पड़ता था। मतलब उनको ये जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल है उनका जो वो था डे था, वो किस डेट में पीते थे, वो सैटरडे को पीते थे। हर सैटरडे को उनके घर का रूटीन था कि उनको ये चीज़ें पीनी होती थी, और उनके घर में एक कांच का ग्लास भी था, ठीक है, और उसको मीज़र करने के लिए जगह जगह पर स्केल बने हुए थे, और उनको उस स्केल के हिसाब से उन्हें वह ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ठीक है। अगर उन्हें ये दवाई नहीं भी पिलाई जाती तो भी शायद क्या ऐसा होता, उनकी तबीयत अच्छी ही रहती, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि कृष्णा जी ने अपने बचपन के बारे में इसके आगे और क्या बताया। इसके आगे लेखिका कृष्णा जी ने बताया है
कि अपने बचपन के साथ आप लोगों का बचपन को उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। और उन्होंने ये बताया है कि तब के टाइम से जब वो छोटी थी और अब के टाइम, मतलब जब आप लोगों की जनरेशन आ गई है, ठीक है, तो बच्चों की चीज़ें जो बच्चों से जुड़ी हुई थी उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या फर्क आया है? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ उनके जो है उन चीज़ों के पैटर्न बदल गए हैं, लेकिन उनका काम वही है जो उस टाइम में होता था। आज लोगों के पास क्या है? टीवी है, रेडियो है और लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ये सब है। लेकिन उस समय ये सब नहीं होता था। उस समय पे उनको ग्रामोफोन चलता था। क्या चलता था? क्या चलता था बेटा? उस समय ग्रामोफोन चलता था, ठीक है। वो काम किसके साथ करते थे? ग्रामोफोन। और ग्रामोफोन में हम सिर्फ क्या सुन सकते? म्यूजिक सुन सकते। इसमें पिक्चर वगैरह देखने की फैसिलिटी नहीं होती। तो ये चेंज आया है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आने में। दूसरा चेंज क्या है कि जब वो छोटी थी तो उस समय, उस जमाने में स्नैक्स क्या होते थे? स्नैक्स होते थे कचौड़ी, समोसे वगैरह, ठीक है। कौन कौन से स्नैक्स होते हैं उस समय? कचौड़ी, समोसे, ठीक है। लेकिन वो ये कहती हैं कि आज के ज़माने में कचौड़ी समोसा में कितना चेंज हो गया। कितना चेंज? उसकी जगह किसने ले ली है? पेटीज ने ले ली, ठीक है। उस समय में कुल्फी हुआ करती थी, जो आजकल के ज़माने में क्या है? आइसक्रीम बन गई है। उनके ज़माने में जो ड्रिंक मिलते थे वो क्या थे? शहतूत का शरबत और नींबू का शरबत, रूह अफ़ज़ा। और अब वो जगह किसने ले ली उसकी? कोक और पेप्सी में वो चीज़ें बदल गई हैं। आप जानते हैं ना, पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा में खाने के साथ साथ वो क्या देते हैं? हमारा क्या मन करता है? कोक या पेप्सी पीने का। उसी तरह पुराने ज़माने में जब ये लोग कचौड़ी और समोसे सब खाते थे ना, तो इनके साथ साथ बच्चे क्या पीते थे? शहतूत का शरबत, नींबू का शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये सारी चीज़ें उस समय में मिलती थी, है ना। कोक और पेप्सी, ये सारी चीज़ें उस समय में इतनी अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें शिमला में बिताए हुए दिनों की बहुत ज़्यादा याद आती है ना, कि किस तरह से वो शिमला के ब्रिज में घूमती थी। शिमला में एक जगह है जिसका नाम है शिमला ब्रिज। तो वो कहती हैं कि उनके घर में बच्चों की ड्यूटी होती थी ब्रेड को ले जाने की, ठीक है। आप भी ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड की सैंडविच बना के, चाहे उनको टेस्ट की तरह। तो वो कहती हैं कि उस जमाने में भी किस कलर की ब्रेड मिलती थी? ब्राउन ब्रेड। किस तरीके की ब्रेड मिलती थी? ब्राउन ब्रेड मिलती थी, ठीक है। और जो क्योंकि शिमला से है, तो वो बताते हैं कि शिमला में ब्राउन ब्रेड मिलती है जो, और उनके घर की बच्चों की ड्यूटी होती थी कि वो क्या करते थे? एक एक दिन हर बच्चे को ब्रेड लेने के लिए घर से जाना पड़ता था, ठीक है, उस ब्राउन ब्रेड को लेने के लिए। तो कभी कभी जो राइटर है वो जब उनका नंबर आता था ब्रेड लाने का, तो वो क्या करती थी? अपने घर से जल्दी चलती थी और पहाड़ था, पहाड़ चढ़ के उसकी पहाड़ की चढ़ाई उतराई को पार करके फटाफट कहाँ पहुँच जाते थे? ब्रेड की शॉप में पहुँच जाते थे और वहाँ से क्या लेते थे? ब्रेड बदल लेते थे, है ना। तो उन सब में वो बताती हैं कि उनको सबसे अच्छी चीज़ लगती थी क्या? कि जब वो ब्रेड लेने जाती थी, एक रेस्टोरेंट मिलता था। रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? चॉकलेट और पेस्ट्री। तो उसमें क्या होता था? उसकी जो खुशबू उनको मिलती थी, वो खुशबू को वो आज तक भुला नहीं पाई। वो कहती हैं कि उस घर में बच्चों को, हमारे घर में जो बच्चे थे, हमको रोज रोज चॉकलेट और ये
चॉकलेट और ये टॉफ़ी ये सब खरीदना हमको रोज रोज अलाउ नहीं था। हमको हफ्ते में वीकली सिर्फ एक बार हम चॉकलेट खरीद सकते थे। ठीक है, तो कृष्णा जी बताती हैं कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कृष्णा जी के अंदर क्या था, उनके अंदर बहुत सारा क्या था, पेशेंस था, है ना। जैसे आप कभी चॉकलेट की दुकान में जाते हो या पेस्ट्री शॉप में जाते हो और आप अपने लिए मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खरीदी ना, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो क्या करते हो, घर जाते हो और घर जाने के बाद उसको खाते हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको क्या करते हैं, दुकान में ही खड़े वहीं पर उन्होंने रैप खोला और उसको खाने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना सब्र नहीं होता कि वो घर जाएं, आराम से खाएं या फिर उस चॉकलेट को बाद में खाएं। लेकिन कृष्णा जी बताती हैं, लेखिका जो है वो बताती कि उनके अंदर इतना सारा पेशेंस था, इतना सारा धैर्य था कि वह, है ना, तो वो क्या करती थी, चॉकलेट को दुकान से खरीद के कभी भी चॉकलेट को दुकान पर नहीं खाती। कैसे खाती थी, पहले घर जाती थी, फिर घर जाके रात का खाना खाती थी, रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पे ऐसे लेट जाती थी, उसके बाद टॉफी का रैपर खोलती थी और फिर वो उसको बहुत मजे के साथ खाती। तो उनको वो मजा, टॉफी का जो मजा है उनको आज भी उनको याद है ना। इसके बाद जब वो बताती कि जब वो शिमला में थी तो वहाँ पे उनको कुछ जंगली फ्रूट्स भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, है ना। तो शिमला क्या है, एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन। क्या है शिमला? शिमला एक हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन में कुछ स्पेशल तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। और हिल स्टेशन में क्या, आप किसी भी जगह में हो, कुछ वहाँ के लोकल ओरिजिन फ्रूट्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। जैसे शिमला और जंगली पहाड़ियों में मिलने वाले कुछ फ्रूट जैसे ताफर, रसवरी, चेस्टनट और कासमल, ये सारे जंगली फ्रूट पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं और वहाँ के लोग इनको बहुत चाव से खाते हैं। और इतना ही नहीं, जबकि जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेश के लोग होते हैं, वहाँ जो घूमने आते हैं, उनको भी ये सारे फ्रूट्स कैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो रसवरी, तो आजकल वहाँ जो फ्रूट मिलते हैं रसवरी वगैरह, ये सब फ्रूट्स तो आजकल अपने यहाँ भी मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो वो कहती हैं इस तरह की जो फ्रूट होते हैं, जो वहाँ के जंगली फल, उनको वहाँ मिलते हैं, आज तक उनका टेस्ट भूली नहीं है। वो चेस्टनट्स को तो वो स्पेशली इतना याद करती हैं। और लाल गुलाबी रंग के दिखने वाले काफल को तो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि चेस्टनट्स एक ऐसा फ्रूट है जिसको आग में भूनकर या गरम करके खाते हैं, है ना। इसी तरह से दिखने वाले काफल दिखने में कैसा होता है, लाल या गुलाबी, और कैसा होता है टेस्ट में, बहुत टेस्टी लगता है और मन करता है कि बस उठाकर क्या करो, खाते ही जाओ। तो वो कृष्णा जी बताती हैं कि शिमला रिज में अपनी सैर के दिनों को भी वो याद करती हैं। तो वो कहती हैं शिमला में क्या करती थी, वो घुड़सवारी करती थी। ठीक है, क्या करती थी वो शिमला में, घुड़सवारी। तो उन्हें घोड़े पर बैठकर शिमला घूमने में बहुत मजा आता है। अब वो बताती हैं अपने बचपन के दिनों के बारे में कि उन्हें घोड़े ज्यादा कैसे थे, पसंद नहीं थे। कहाँ के घोड़े? शिमला के। इसके बाद वो बताती कि शिमला बुर्ज पर मिलने वाला चना जोर गरम उनको बहुत ज्यादा पसंद था। चना गोल गरम के साथ साथ उनको एक और चीज पसंद थी, वो क्या था, अनारदाना चूरन। क्या पसंद था उनको? अनारदाना चूरन, है ना। मीन चना जोर गरम जब वो लेती थी तो उसके ऊपर ऐसे मसाला छिड़कवा देती थी, किससे? बेचने वाले से।
और वो इस चना जोर गरम को बहुत याद करती है। जैसे उसमें वो न्यूज़पेपर का रोल करके वो बनाते थे जिसमें भेलपूरी खाई जाती है ना। तो भेलपूरी वाले भैया क्या है ना, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का रोल बनाते हैं, फिर वो भेलपूरी बनाते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, मसाला डालते हैं, है ना, और उसको जब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो वो भी याद करती हैं कि जब वैसे ब्रिज में घूमती थी और साथ ही साथ क्या करती थी, चना जोर गरम खाती जाती। उसके बाद भी याद करती हैं शिमला की खूबसूरती को। शिमला जो था वो कितना खूबसूरत लगता था, क्योंकि शाम के टाइम पे शिमला में एक बहुत फेमस चर्च है जहाँ की घंटियों की आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, और चर्च के पीछे उनको एक पहाड़ दिखता था जिसका नाम था जाखू। एक पहाड़ दिखता था उनको जिसका नाम था, क्या नाम था उस पर पहाड़ का, जाखू। क्या नाम था, जाखू। तो अगर कभी आप अपनी मम्मी शिमला जाएं तो वहां पर ये सारी चीजें क्या करें, देख कर आए, है ना। एक तो वहां पे बहुत ही सुंदर क्या है, एक चर्च है, जाखू का टेम्पल है, जहाँ पर बहुत सारे क्या है, मंकीज है, और वो मंकीज क्या करते, बहुत ही ज्यादा शैतानी करते। तो जब भी आप जाओ बहुत ही ज्यादा केयरफुल जाइएगा। इसके बाद क्या है, एक स्कैंडल पॉइंट जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, और इसके अलावा पहाड़ों पर एक शिमला क्योंकि पहाड़ों में, क्योंकि शिमला क्या है, एक हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन में बच्चों जब सूरज ढलता है तो जो दृश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि दूर के पहाड़ों में जो घर होते हैं उनमें शाम को क्या होता है, लाइट जल जाती है, और जब वो लाइट जल जाती है तो उनमें छोटी छोटी क्या दिखती है, जगमगाती से, उनमें लाइट कैसी दिखती, छोटी छोटी जगमगाती दिखती। तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं। तो लेखिका ने इन सारी चीज़ों को क्या किया है, चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने शिमला के ट्रेन की मॉडल का जिक्र किया। शिमला ब्रिज में एक दुकान लगती थी और उन्हें याद है कि ये मॉडल क्या था, वो मॉडल था एक ट्रेन के डिब्बे का, एक ट्रेन के डिब्बे बने थे, एक जो रेलवे स्टेशन था, और उसमें एक सिग्नल पॉइंट भी था जहाँ से ट्रेन को चलने के लिए क्या दिया जाता था, सिग्नल था, और सुरंग भी सिग्नल दिया जाता था। एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें से वो ट्रेन होकर वहाँ से निकलती थी। ठीक है, तो अब वो अपने मॉडल को उन्होंने आज तक याद है। उसके अलावा एक और बात वो बताती हैं कि जब वो कैसी थी, छोटी थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, विद इन अ फ्यू आवर, अगर हमको आज कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाते। लेकिन उस जमाने में क्या था, फ्लाइट वगैरह तो इतने पॉपुलर नहीं थे, और सबसे ज़्यादा जो तेज यात्रा करने का साधन था वो था, क्या था, ट्रेन। ठीक है, तो जो इसलिए वो बताती है कि कभी क्या होता था, आसमान से अगर कोई एक एरोप्लेन निकलता तो उसको देखने के लिए सारे बच्चे क्या करते थे, घर से बाहर निकलकर भागते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या देखना था, वो एक प्लेन देखना था। तो उस जमाने में प्लेन वॉज अ वेरी बिग थिंग टू सी, पर आजकल तो एक नॉर्मल का कॉमन है ना, कि हम कहीं भी, हम अपनी छत पे हो या कहीं घूम रहे हैं तो कई बार हमको ऐसे प्लेन उड़ते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, तो उस जमाने में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, इसीलिए इनका बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। ठीक है, और लोगों में प्लेन देखने का और उसी तरीके से ट्रेन देखने का, अगर आप रूरल एरिया में हैं, तो वहाँ लोगों को ट्रेन देखने का बहुत क्रेज होता है।
उसके बाद बताते हैं कि शिमला में घूमते हुए एक दुकान को वो कभी नहीं भूलती, जो वो दुकान थी किसकी? चश्मे की दुकान। तो वो बताती हैं कि जब वो शिमला में पहली बार उनकी आंखों में चश्मा लगा था, तो वो बताती हैं कि शिमला में जब वो पहली बार उनकी आंखों में चश्मा लगा था तो उनको कैसा लग रहा था? एक बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। किस वजह से? चश्मे की वजह। और सारे लोग उनको ऐसे देख रहे थे और पूछते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया, है ना? क्या हो गया बेटा, तुमने ऐसा क्या किया, तुमको जो चश्मा लग गया? एंड आई नो इट इज वेरी इरिटेटिंग। जब लोग आपको बार बार पूछते हैं कि चश्मा क्यों लग गया, क्यों लग गया, दूध पिया करो, और फिर और भी लोग सलाह देते हैं। तो इस तरह लेखिका ने भी सबकी बातें कैसी लगती थी? इरिटेट करती थी। और वह लोगों से सीधे सीधे एक ही बात बोलती थी, जो डॉक्टर ने उनको बोला कि यदि मैं रेगुलर चश्मा लगाऊंगी तो क्या होगा? कुछ दिन बाद चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहती हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा चश्मा जो उस समय से लगा है वो आज तक लगा है। ठीक है। और अब तो कृष्णा जी की उम्र कैसी हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई। और वो तो हमारी किसकी उम्र की है? दादी या नानी की उम्र की। इसीलिए कहती हैं वो कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हो पाया कि मेरा चश्मा उतर गया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और रीज़न बताया है कि वो दिन के उजाले को छोड़कर क्या करती थी? रात में जो टेबल लैंप रहता था उसके नीचे बैठकर वो काम करती थी। इसीलिए उनकी आंखों का चश्मा आज तक नहीं उतरा। ठीक है। और इस काम को करने से क्या होता है? उनकी आंखों में जोर पड़ता है और चश्मों का नंबर कंटिन्यू बढ़ता जाता है। और वो चश्मे से जुड़ी एक और बात याद करती है कि जब उनको नया नया चश्मा लगा था तो उनका एक कजिन ब्रदर था जो उनको बहुत चिढ़ाता था चश्मे को लेकर, और उनको क्या बोला था? आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूजे दूर की। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूजे दूर की। ये नहीं मासूम लड़की को सूरत लगे लंगूर की। तो जब उन्होंने अपने कजिन भाई से ये शब्द सुने तो वो क्या हुई? रोने लगी। और कहाँ चली गई? अपने कमरे में चली गई और बार बार ऐसे आईने के सामने खड़ी हो, चश्मा लगाए, निकाले, फिर चश्मा लगाए और क्या करें? निकाले। और फिर वो थोड़ी देर बाद क्या हुई? वो थोड़ी देर बाद अपने आप को देखकर मुस्कुरा दी। ठीक। फिर इसके बाद वो बताती है कि आजकल वो क्या पहनना पसंद करती है? दुपट्टे की जगह वो रंग बिरंगी टोपियाँ सिर पे पहनना बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि वो क्या होता है? क्योंकि रंग बिरंगे दुपट्टे की जगह अगर वो टोपियाँ पहनती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में कृष्णा सोमवती की लिखी कहानी बचपन को पढ़ा, और आई होप, मुझे लगता है कि आपने ये कहानी सुनकर एंजॉय किया होगा।